हम लेकर आए हैं कहानी हमजाद का तीसरा भाग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अशरफ मियाँ ने रहीम से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें वो पता देता हूँ। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी पर्ची निकाली और रहीम को हाथ में थमा दी। पर्ची पर लिखा था, हवेली नूर मंजिल, चौक, लखनऊ, नवाब आजम खान। अशरफ मियाँ ने आंखों में गंभीरता लिए कहा, यहीं जाओगे तो तुम्हें असली रास्ता मिल सकता है, पर सुन ले, ये कोई आम काम नहीं। ये किताब ऐसी है कि जिसे भी उसने छुआ उसकी जिंदगी बदल गई, कई बार बुरी तरह। सोच समझ कर जाना। रहीम ने पर्ची अपने हाथों से पकड़ ली। उसने माँ को देखा। माँ ने बस उसे दुआएं दी। अगले दिन सुबह वो निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप थी और उसकी थकावट उसके कदमों में झलकती थी। फिर भी मन में उम्मीद जली हुई थी। एक किताब, एक मौका, और एक मौका जो शायद उसकी जिंदगी को बदल दे। शहर के गलियों में घुसते ही हवाओं का रंग बदल गया। पुराने मकानों की दीवारें, पक्की गली और आखिरकार एक जगह जहां हवा का चलना भी धीमा था। वहां सामने खड़ी थी हवेली नूर मंजिल, बड़ी शानदार दिखने वाली, पर जैसे समय ने उसे भूला सा दिया हो। रहीम दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, कोई यहां है? मैं रहीम हूं, मुझे नवाब आजम खान से मिलना है, अशरफ मियाँ ने भेजा है। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अंदर से धीमी सी आवाज आई, एक बूढ़े आदमी की। कौन है? रहीम ने फिर दोहराया, मुझे नवाब आजम खान से मिलना है। कुछ पल बाद दरवाजा खुला, पर जो बाहर आया वो नौकर नहीं था, वो खुद नवाब आजम खान थे। सफेद दाढ़ी, बदलते हुए चेहरे की झुर्रियां, हाथ में एक लालटेन। उनके कदम शांत थे और उनकी आंखों में ऐसा अनुभव था जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। नवाब ने बिना किसी दिखावे के कहा, आओ अंदर आओ। रहीम ने कदम अंदर रखा और उसके मन में एक अजीब सी धड़कन उठी। हवेली के अंदर वो सब कुछ उतना खास नहीं था जितना बाहर नजर आता था। दीवारों पर सालों का रंग उखड़ा हुआ था, लकड़ी के दरवाजे चूर चूर पड़े थे, छत के किनारों से कुछ प्लास्टर टूटकर गिर चुका था। फिर भी हर चीज में कुछ पुरानी शान की झलक बची थी, जैसे हवेली के भीतर एक समय में कुर्सियां, बातें और मेहमान थे, पर अब चीख सी खामोशी थी। नवाब ने अपना लालटेन ऊपर उठाया और रहीम की ओर देखकर पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, साफ साफ बताओ। नवाब साहब, मुझे वो किताब चाहिए जिससे हमजाद को काबू में किया जा सकता है। तुम शेख सुल्तान के बेटे हो, तुम्हारे बाप ने तो हमजाद को काबू किया था, तुम्हारे पास तो इज्जत और दौलत होनी चाहिए थी, फिर तुम्हें इस किताब की क्या जरूरत? जी नवाब साहब, मैं शेख सुल्तान का बेटा हूं, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं है। दुनिया बहुत जालिम है। मेरे सौतेले भाई और माँ ने मिलकर मेरी सारी जायदाद अपने नाम कर ली। जो मुझको मिलना चाहिए था सब छीन लिया गया। हमें सिर्फ थोड़ा बहुत रकम दी गई थी और वो भी अब खत्म हो चुकी है। बुरा हुआ, पर फिर भी अमीर बाप था तुम्हारा, नाम तो काम आया ही होगा। नवाब साहब, नाम तो था, पर जब दौलत चली गई तो इज्जत भी गई। जहां मैं काम करता हूं वहां साइमा बेगम रहती हैं। उस औरत पर हमजाद को काबू में करने का जुनून सवार हो गया है। उसका जुनून सिर्फ इसलिए खौफनाक है क्योंकि वो हर उस इंसान को तबाह कर देती है जो उसके रास्ते में आता है। साइमा बेगम ने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवाया, मुझे जेल तक भेज दिया। मैंने अपनी इज्जत के लिए लड़ाई की, पर सब कुछ उसने ही पलट दिया। नवाब साहब, जब तक मैं उस किताब से उसकी चाल को नहीं रोकता, वो मुझे किसी भी बहाने से फिर से जेल भेज देगी। वो मुझे फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तुमने इतना खुल के बता दिया सब कुछ। तुम सच बोल रहे हो या कोई तुम्हारी चाल है? नवाब साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं इस किताब को अपनी भलाई के लिए चाहता हूँ, किसी के नुकसान के लिए नहीं। मैं अपनी माँ और अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ। अगर मुझे ये किताब नहीं मिली तो साइमा बेगम मुझे बार बार किसी न किसी बहाने से जेल पहुंचा देगी। सुन लो रहीम, ये किताब हर किसी के बस की नहीं है। जिसे मैंने ये किताब दी है, या तो वो मर गया या पागल हो गया। हमजाद को काबू करना कोई मामूली काम नहीं। तुम्हारा बाप जो कर गया उसकी कीमत भरी थी। वो औरत पागल हो गई है रहीम, उसे अपनी जिंदगी से प्यार भी नहीं रहा। मैं जल्दी से किसी को ये किताब नहीं देता नवाब साहब, पर मैं
मैं बस एक मौका चाहता हूँ। साइमा बेगम मुझ पर निराले इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। अगर मैं उन्हें ये किताब दे दूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी सुधर सकती है। नवाब साहब, वो बहुत पहुंची हुई औरत है और कहाँ मैं ठहरा गरीब, पुलिस भी उन्हीं की बात मानेगी। कोई भी हमजाद को काबू करने के नुस्खे में कामयाब नहीं हो पाया। ये आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। तुम्हारा बाप शेख सुल्तान ही पहला और अकेला था जिसने इसमें कामयाबी पाई। उसने बहुत कुछ खोया। नवाब साहब, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं इस किताब को गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी इज्जत और माँ की जिंदगी बचाना चाहता हूँ। रहीम, उस औरत को समझाओ। अगर समझ ना आए तो शायद उसे अपनी जान प्यारी नहीं। मैं तुमसे बहुत बार कह चुका हूँ, ये किताब हल्के में लेने की चीज नहीं, पर तुम इतना दुख झेल रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें किताब दे देता हूँ, एक शर्त पर। तुम जब भी इसे किसी को दोगे और अगर वो अपने अमल में कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद तुम मुझे ये किताब वापस दे देना, समझे? जी नवाब साहब, मैं वादा करता हूँ, मैं उस किताब को आपको वापस ला दूंगा। याद रखना, जिसे जिसे मैंने किताब दी अंजाम बुरे निकले। अब रात बहुत हो गई है, लखनऊ तुम्हारे गांव से बहुत दूर है। आज रात तुम नहीं जाओगे, सुबह निकलना। पर नवाब साहब, मैं अगर रात ही चला जाऊं तो ज्यादा ठीक होगा। नहीं, अब रात में मत जाओ, तुम सुबह निकलना। जी नवाब साहब, आपकी बात मंजूर, मैं सुबह ही निकलूंगा। चलो आओ, कमरे में चलते हैं। नवाब साहब ने नौकर को बोला खाना लगाए। नौकर रसोई से आता है, थाली रखता है। रहीम थक कर कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे खाना खाता है। दिमाग में बस यही बातें चल रही हैं, किताब, साइमा बेगम और माँ की हालत। रात भर रहीम सोने की कोशिश करता है पर दिल बेचैन है। वो किताब के बारे में सोचता है, उसे लेकर उसे क्या करना है, कैसे साइमा बेगम को समझाना है, क्या होगा अगर बात बिगड़ गई। जी नवाब साहब, आपका शुक्रिया, मैं अभी चलता हूँ। रहीम हवेली से बाहर निकलता है। दरवाजे पर खड़ा होकर एक बार पीछे देखता है। नवाब की खिड़की से उनकी परछाई झलकती है। फिर वो अपने हाथ में किताब सहलाकर चल पड़ता है साइमा बेगम की हवेली की तरफ। मैं वह किताब लेकर सीधा साइमा बेगम की हवेली में पहुंचता हूं। दरवाज़ा खोलते ही अंदर जाकर मैं उसके हाथों में वह किताब रख देता हूं। साइमा बेगम उस किताब को देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो खुशी से मुस्कुराने लगती है और मुझे गले लगाकर शाबाशी देती है। वहाँ रहीम, तुमने तो कमाल कर दिया। ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी। उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ मेरे लिए वजन रखता था। एक किताब जो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। साइमा बेगम किताब को अपनी गोद में कसकर पकड़ लेती है और मुझसे प्यार से पूछती है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सीधा कहा, मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी तनख्वाह दे दीजिए। वो खुशी से हंस पड़ी। रहीम, तुम बहुत वफादार हो। अब से तुम मेरी हवेली में ही काम करोगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। उस दिन से साइमा बेगम का रवैया मुझसे बिल्कुल बदल गया। जो कठोरता पहले थी वो अब नहीं थी। वो मेरी तारीफ करती, मुझे अच्छी तनख्वाह देती और हर छोटी मोटी ज़रूरत का ख्याल रखती। मैंने सोचा नौकरी छोड़कर कहीं और भटकना बेकार है, यहीं रहना बेहतर है। माँ का इलाज हो सकेगा और कमाई से घर संभाल पाऊंगा। साइमा बेगम ने मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दिया। मैं वहाँ पैसा लेकर माँ के लिए दवाई और खाना लाता। माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। दिन बीतते गए। हवेली में एक अजीब सी सुकून भरी रुत आ गई। मैं सुबह उठकर काम पर जाता, दिन भर मेहनत करता और रात को माँ के लिए खाना लेकर आता। माँ के चेहरे पर हल्की सी राहत नजर आने लगी। फिर भी दिल के कोने में एक खामोश सवाल रह गया। वह किताब जो अब साइमा बेगम के पास थी, कभी कभी मुझे बेचैन कर जाती। कभी रात में जब मैं छत पर खड़ा होता, मैं सोचता, क्या सच में ये रास्ता सही है? क्या साइमा बेगम की नरम बातें सच्ची थीं? पर जब माँ की तबीयत ठीक नजर आती तो मैं अपने शक को दबा देता। जब से वह किताब साइमा बेगम के पास आई थी, वह कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं आती थी। दिन भर वो अपने कमरे में बैठी रहती, खिड़कियों के पर्दे खींचे रखती और कभी कभी देर देर तक रोशनी जलाकर कुछ पढ़ती रहती। एक रात ऐसा हुआ कि घर में कोई भी नहीं था। नौकरानी अपने बच्चों के पास चली गई थी। मुझे उसी दिन कहा गया था कि तुम्हें वहीं रुकना होगा। रात को हवेली में किसी की मौजूदगी ज़रूरी है, क्योंकि साइमा बेगम अकेली रहेगी और उन्हें कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं डरता नहीं था, पर दिल में खटक ज़रूर थी। मैं बरामदे में रखी चारपाई पर लेट गया। अंधेरा फैल गया। हवेली के बड़े दरवाजे बंद हो गए और हर चीज़ पर जैसे सन्नाटा छा गया। अंदर से मुझे पहले तो बस हल्की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, किताब के पन्नों का पलटना, कभी सॉफ्ट सिसकियाँ। मैंने सोचा यही कोई रिवाज या उस किताब का हिस्सा है। लेकिन कुछ घंटे बाद
अचानक कमरे के अंदर से जोर जोर की चीखें उठने लगी। असली चीखें, ऐसी कि दिल घबरा जाएं, मानो कोई जोर से पीटा जा रहा हो या किसी का गला घुट रहा हो। साइमा बेगम की आवाज थी। वह बार बार चिल्ला रही थी, रहीम बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, रहीम बचाओ। मैं दौड़ा, पर दरवाजे पर बड़ी मजबूत कुंडी लगी हुई थी। मैंने जोर जोर से दरवाजे को धक्का देना शुरू किया, खोलो, पर दरवाजा नहीं खुला। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ पलों के बाद मैंने दरवाजा खटखटाया फिर से, पर आवाजें सिर्फ और तेज होती रहीं। मेरा दिमाग कह रहा था कि शायद ये सब किताब की किसी रस्म का हिस्सा है, पर एक आदमी के दिल में जो सच्चाई होती है वो कहती है कि खतरा है, और मैंने खतरा महसूस किया। अंत में मैंने पास में रखा लोहे का सरिया लिया और पूरी ताकत से कुंडी पर मारना शुरू कर दिया। कुंडी टूट पड़ी। दरवाजा खुला तो जो नज़ारा सामने आया वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। साइमा बेगम जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसका चेहरा और रंग कुछ बदला सा था। आंखें खुली पर सांसें नहीं चल रही थी। कमरे के चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त था। पन्ने खुले थे, किताब वहीं उसके पास रखी थी, पर कमरे में कोई और इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वहां खड़ा रहा, पैर जमे हुए, जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। साइमा बेगम की जान चली गई थी। कैसे गई, किसने किया, ये सब समझ में नहीं आया। कमरे में से एक छोटा सा रोशनदान खुला हुआ था, पर वहां से किसी के आने जाने का रास्ता बनता नहीं दिखता था। मेरे सभी ख्याल उमड़ने लगे। अगर मैं यहीं रुक गया तो सबको शक होगा कि मैंने साइमा बेगम का कत्ल किया है। वहीं पहले भी हो चुका था। लोगों ने मेरी पहचान पर शक जताया था, इसलिए मैं वहां रुक नहीं सका। मैं बिना देर किए वहां से निकल आया। बाहर आते ही मैं भागा और अपने घर की तरफ चल पड़ा, अंधेरी गलियों से, सोचकर कि सुबह सब कुछ समझाऊंगा। घर पहुंचने पर घबराई हुई मेरी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों आए? मैंने झूठ बोला कि सब ठीक है, थोड़ी सी परेशानी थी। यही कहा कि मैं थका हुआ था, ना ही ज्यादा बताना चाहा कि क्या हुआ था। मैं कमरे में गया और बैठ गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में वही चीखें, वही खून सा सन्नाटा और टूटे दरवाजे की तस्वीर बार बार घूम रही थी। सुबह होते ही साइमा बेगम की नौकरानी और पुलिस मेरे घर के बाहर खड़ी थी। इंस्पेक्टर मुझे ऐसी नजर से देखता हुआ बोला, चलो थाने चलो, तूने साइमा बेगम को मार दिया। पहले उनके जेवर चोरी कर लिए और अब जान से ही मार डाला। उसकी आवाज में जो गुस्सा और घृणा थी वो मेरे सीने को चीरती चली गई। मैं बार बार बोलता रहा कि मैंने साइमा बेगम को नहीं मारा, पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती उठाया। थाने में वो इंस्पेक्टर मेरा चेहरा ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई बड़ा और खतरनाक अपराधी हूं। उन्होंने मुझ पर तमाम इल्जाम लगाए, पहले चोरी का और फिर मार डालने का, और जितना मैं समझाने की कोशिश करता उतना ही उनकी दया कम होती गई। मेरी पीठ पर कितनी बार छड़ी पड़ी, मेरा शरीर थरथर कांपने लगा, सिर पर चोटें आईं और हर बार जब वे मारते तो मेरा शरीर कुचला दाता महसूस होता। कई घंटों की पूछताछ हुई, मेरी बातों को काटते चले गए, आंखों में शक बसा हुआ था। मैंने जितना सच कहा उतना ही बेवजह मुझे पीटा गया। फिर जो जांच हुई उसने भी कुछ ठोस नहीं पाया। कोई खून का निशान नहीं, कोई हथियार नहीं, और ना ही उस कमरे में से जाकर आते किसी का पता। फिर भी मैंने खाने में वही रातें बिताई। हर एक घंटे में मेरा शरीर और मन दोनों टूटते गए। जब बहुत सारी पड़तालों के बाद भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो मुझे छोड़ दिया गया। पर यह छोड़ना मेरा जीवन फिर से पहले जैसा नहीं होने दे रहा था। वापस घर लौटते समय मैंने देखा मेरी माँ और भी बीमार दिख रही थी। पक्की कमजोरी उसकी आंखों में छा रही थी। मैं उसके पास बैठा और आंसुओं में डूबकर कहने लगा कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं जो भी करूंगा तेरी हर जरूरत पूरी कर दूंगा, पर किससे करूं? मेरे हाथ सूने थे, जेब खाली थी और दिल में शर्म। मैं सोचता रहा कि मैं किस कदर बुरा बेटा रहा कि मां की दवा तक ना ला सका। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर रोता रहा, मां के कमजोर हाथों को अपने हाथों में पकड़कर सोचता रहा कि अब क्या होगा। मेरे पास बस एक ही सहारा था, मां की ममता, पर वो भी उस रात मुझसे छिन गई। कहानी यहीं एक मोड़ पर रुकती है। 2 महीने की वो घड़ियां, मां की मौत का सिलसिला। आगे की कहानी अगले भाग में पता चलेगी।